तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अतुल्य एकेडमी में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 10+2 लेवल 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। 100% रियल प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सकें, हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है यूपी में यूपीएसआई की बहुत बढ़िया लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और 3 साल की छूट भी दे दी गई, यानी 31 साल तक जिसकी भी एज है वो यूपीएसआई का फॉर्म भर सकता है। लेकिन इतनी छूट देने के बाद में यहाँ पर कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको हिंदी, मूल विधि, यूपीजी के सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। मात्र 199 रुपये में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है यूपीएसआई नोट्स लिख करके, फिर टीम आपको क्यूआर कोड सेंड करेगी जिस पर पेमेंट करके आपको तुरंत की तुरंत सारे नोट्स, कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। मूल विधि वगैरह सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एमपी में एमपी पुलिस आबकारी कांस्टेबल और एमपी जेल प्रहरी, इसकी बड़ी भर्ती आने वाली है। 7500 पदों पर एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इसी महीने नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसके भी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 189 रुपये में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एमपीजी के सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो भी यूपी और एमपी में पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई की भर्ती में पेपर देना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो इन सुपर सिलेक्शन नोट्स को जरूर ले लें जिससे कि उनका एक सीट पक्की हो सके इन दोनों भर्तियों में, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम एनालिसिस। आज का पहला प्रश्न है, उदय योजना का संबंध क्या है, यानी उदय योजना का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था। उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो उदय योजना के बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। उदय योजना का फुल फॉर्म है उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब ये योजना क्या है वो आपको बता दें। जो डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय है, इसका उद्देश्य भारत में बिजली वितरण कंपनी, जो डिस्कॉम कंपनी होती हैं, जो बिजली का वितरण करती हैं, उनको हम डिस्कॉम कंपनी कहते हैं, इनकी वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता में सुधार लाना है। उदय का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए स्थायी बिजली वितरण और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करना है। अभी आप लोग देखते होंगे गांव में बिजली चली जाती है भैया, 6-6, 7-7 घंटे कट जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, इनमें गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बिजली प्रोवाइड करा सकें। जो मान लीजिए बारिश हो गई, तार टूट गया भैया, आप चलो उसको सही करने के लिए बिजली काट दी है ना, तो ये सारी समस्याओं से निदान मिल सके, इसके लिए ये जो है उदय योजना शुरू की गई है। अगला देखिए, अनुच्छेद 243F, 2 से 3 आर्टिकल्स आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 243F का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह है पंचायत सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अयोग्यताएं होंगी जिसकी वजह से उनको हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 243F का संबंध पंचायत सदस्यों की अयोग्यताओं से है। ये अयोग्यता है, अयोग्यता या योग्यता एक ही बात हो जाएगी। अगर योग्यताओं को नहीं फुलफिल करेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे। तो अयोग्यताओं से संबंधित है 243F। यह अनुच्छेद बताता है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो सकता है, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है, उसकी अयोग्यता क्या क्या होगी, वो सारी जानकारी आर्टिकल 243F में दी गई है और यही आपसे पूछा गया है। 7 अगस्त वाले में 243S के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो डेली आपको एग्जाम एनालिसिस मिलता रहेगा, 1 महीने तक ये पेपर चलने वाला है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो देखिए, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में मद्रास बैंक, कर्नाटक बैंक, ब्रिटिश बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1795 में हुई थी, और एशियाटिक बैंक जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी, इन सब को मिलाकर के 3 मिलियन रुपए की पूंजी के साथ में एक संयुक्त स्टॉक एजेंसी के रूप में इसको चालू किया गया था। 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी बैंकों का विलय किया गया था वो भी हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस आप लोग ज़्यादा पढ़ करके मत जाइए, साइंस से 1-2 प्रश्न बहुत नॉर्मल लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क।
यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र के भीतर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आवास हो गया, आप कहीं पर रह रहे हैं, वाईफाई के द्वारा आपने कनेक्ट कर लिया तो लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक टाइप हो जाएगा। स्कूल हो गई, प्रयोगशालाएं हो गई, विश्वविद्यालय परिसर हो गया कि एक विश्वविद्यालय परिसर के अंदर सारे कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ देते हैं। और लैन से जुड़े हुए कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको बहुत कम लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं उन सब को मिला करके वर्क स्टेशन हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर वाटर घोस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत की पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं इनको अंडर वाटर घोस्ट के नाम से जाना जाता है। घोस्ट का मतलब जानते हैं? घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो जल के अंदर रहने वाला भूत कौन है? आईएनएस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां। तो आईएनएस कलवरी, जिसे हम टाइगर शार्क भी कहते हैं, भारतीय नौसेना में वर्तमान में सेवारत 6 स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया। हमने फ्रांस से इसको खरीदा है और इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएनएस कलवरी को अंडर वाटर घोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की सीटें, विधानसभा में कौन इसमें विधानसभा अध्यक्ष हैं? जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष चेंज हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 70 विधानसभा सीटें वर्तमान में दिल्ली में हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे और बहुत सारा लफड़ा चल रहा है दिल्ली में, इस वजह से यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। ये सीटें दिल्ली के 11 जिलों में फैली हुई हैं। तो दिल्ली के 11 जिलों में टोटल 70 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें 8 सीटें नॉर्थ दिल्ली में हैं, यह भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बताइए। ये बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। दीवाने अर्ज का जो पद है वो किसके शासन काल से संबंधित है? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दीवाने अर्ज का पद है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित है। अब इसका अर्थ क्या होता है और कौन कौन से जो पद हैं वो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, उसको भी साथ में कवर कर लिया है। तो दीवाने अर्ज का अर्थ है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। दीवाने रसालात पूछा जा सकता है, तो दीवाने रसालात का अर्थ है विदेश विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग है। दीवाने कजा न्यायिक विभाग है। दीवाने बरीत गुप्तचर विभाग है। ये गुप्तचर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगे। तो ध्यान रखना, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले पद हैं और इनके जो नाम है वो भी हमने आपको बता दिया है। चलिए 97 देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 97वां संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है? कौन से भाग में संशोधन किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो ये आर्टिकल 9B भाग हो जाएगा, आर्टिकल नहीं, भाग 9B में यहाँ पर जो है संशोधन किया गया था। तो भाग 9B से संबंधित है 57वां संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ था वो देख लीजिए। तो 97 यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। संविधान के भाग 9B में 9B से ये जो है संबंधित है, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। और ध्यान रखना, इसमें संशोधन करके 43B आर्टिकल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 57वें संविधान संशोधन से। ठीक है, इस संशोधन ने सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और उनके कामकाज के लिए एक नया कानूनी ढांचा बनाया। तो जो सहकारी समितियां हैं इसको संविधान में कानूनी दर्जा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 9 नंबर देखिए। MS विंडो ओपन करते ही सबसे पहले कौन सा स्क्रीन आपको दिखाई देता है? तो स्क्रीन जो सबसे पहले हमारे सामने आता है MS विंडो को ओपन करते ही वो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। यह मुख्य स्क्रीन है जहां आप अपने कंप्यूटर पर फाइलों, फोल्डरों और एप्लीकेशंस को व्यवस्थित और एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप में आमतौर पर शॉर्टकट, आइकन और अन्य उपयोगी तत्व होते हैं। वही हमने कहा ना, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था, यह आपसे पूछ रहे हैं। तो 2025 वाला बिहार में आयोजित हुआ था। बिहार के 5 जिलों में 5 शहरों में जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया 2025 का। तो देखिए मई में यह आयोजन हुआ था। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण, 7th है, यह भी आपको याद रखना है। 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया। और बिहार में भी कहां पर? तो देखिए जो उद्घाटन समारोह था वो बिहार की राजधानी पटना में किया गया और बिहार के 5 शहर
पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया, इन 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया 2025 का। अब कौन पहले नंबर पर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछा है। मणिपुर के लाई हरोबा त्योहार में महिला नर्तकी को क्या कहा जाता है? जो महिला नृत्य करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको माईबी कहते हैं, ध्यान रखना। जो लाई हरोबा त्योहार में महिलाएं नृत्य करती हैं उनको माईबी कहते हैं, और जो पुरुष नृत्य करते हैं उन पुरुषों को माईबा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आज माईबी पूछा, हो सकता है आपसे माईबा भी अगले शिफ्ट में पूछ लें। तो माईबा पुरुष को कहा जाता है, माईबी पुरुष को मतलब महिलाओं को कहा जाता है। 2025 सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई थी? आपने देखा था भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, युद्ध नहीं कह सकते हैं, एक तरह से जो थोड़ी सी भिड़ंत हुई थी जिसमें हम भारत ने छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है। तो वो उसके लिए सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। तो कुल कितने शहरों में आयोजित की गई थी? तो जो आखिरी आंकड़ा मिला है वो 476 शहर का आखिरी आंकड़ा मिला है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 244 दिया गया है तो आपको 244 ही लगाना है, क्योंकि शुरू में सबसे पहले कहा गया था कि 244 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो शुरुआत में यह मॉक ड्रिल 244 जिलों में आयोजित होने वाली थी, जिसे बाद में बढ़ा करके 300 और अंत में 476 जिलों में आयोजित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, पंचायत चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम होती है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी जो सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच या प्रधान का जो चुनाव होता है, उसको लड़ने के लिए एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। प्लस आपका जो जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी वोटर लिस्ट में आपका नाम भी होना अनिवार्य है। आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न बन सकता है कि पंचायत चुनाव में वोटिंग करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, तभी आप पंचायत चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस है दोनों में। अगर आपकी एज 21 वर्ष है तो आप लड़ सकते हैं, 18 वर्ष है तो आप वोटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में टाटा एयरलाइंस का मुख्यालय स्थित है। देखिए ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं, चाहे वो बैंक के हों या फिर एयरलाइंस के हों, मुंबई में ही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना ही लगाना है, तो मुंबई पर ही लगाइएगा। तो देखिए टाटा एयरलाइंस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे बाद में एयर इंडिया के रूप में जाना जाने लगा और इसका मुख्यालय अब गुड़गांव हरियाणा में हो गया, ठीक है। तो देखो, अगर ये पूछें कि वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको गुड़गांव हरियाणा लगाना है। लेकिन अगर सिंपली पूछते हैं कि टाटा एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको मुंबई ही लगाना है, ठीक है। वर्तमान शब्द लगाएं तो आपको गुड़गांव हरियाणा लगाना है। चलिए, तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग एमपी में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, एमपी टेट अन्य एग्जाम्स, एमपी आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में होने वाले एग्जाम जैसे कि यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इनके भी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आरपीएफ के नोट्स भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।